विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में डेयरी क्षेत्र के लिए सहकारी संस्थाओं का प्रासंगिकता पर आज के सेमिनार के अंदर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथी और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी उत्तर प्रदेश के ही नेता श्री संजीव बालियान जी, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय, एमडी आईडीएफ मिस कैरोलिन और अर्ला फूड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और आज के कार्यक्रम में देश और विदेश से आए हुए सभी लोगों का मैं भारत की धरती पर मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सुबह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। एक प्रकार से 1974 के बाद पहली बार आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। मैं एक दृष्टि से बैठे बैठे यही सोच रहा था, 74 में 74 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर, निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े। तो 74 से 22 का एक कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने निर्मित की है। लाखों छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के योगदान से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ खड़ा है। और आज इस शिखर सम्मेलन का जो विषय चयन किया गया है, वो विषय भी बहुत प्रासंगिक है। मैं इस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, परंतु मैं एक बात, क्योंकि आज यहां कोऑपरेटिव की चर्चा हो रही है, ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर खुला है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, तीसरे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व तीसरे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय जो बनाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि सहकारिता के माध्यम से देश के 70 करोड़ लोग जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, वो अपने पास बहुत कम पूंजी है
वो पूंजी को लगाते लगाते कोऑपरेटिव बनाकर देश के अर्थतंत्र में अपना योगदान भी करे और सम्मान के साथ अपने गांव और खुद का विकास कर कर भारत के विकास में, भारत के अर्थतंत्र के अंदर अपना योगदान करें। और आज जब शिखर सम्मेलन का विषय डेयरी क्षेत्र के लिए सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर रखा है, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज भारत में सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर कोई एक क्षेत्र की है तो डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की है। मित्रों, इस बार के शिखर सम्मेलन में लगभग 1500 प्रतिभागियों यहां आने वाले हैं। 300 से ज्यादा विदेश के मेहमान भी आए हुए हैं और अनेक उद्देश्यों से ये जो सम्मेलन है वो विश्व के अंदर डेयरी क्षेत्र में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी क्या क्या बढ़ाने की जरूरियात है, इसके R&D पर क्या क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और विश्व में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक विविध विषयों पर टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं। 15 तारीख से 3 दिन का और सत्र चलेगा, जिसके अंदर लगभग 156 वक्ता, जिसमें 91 विदेश के हैं और 65 भारतीय हैं, वो हिस्सा लेंगे। मित्रों, मैं आज यहां पर डेयरी क्षेत्र के लिए सहकारिता संस्थानों की प्रासंगिकता इस विषय पर बात करने आया हूं। सहकारिता भारत में कोई नया विचार नहीं है। 120 साल से भी पुराना सहकारिता का इतिहास भारत का है और कई सारी ऐसी सहकारी संस्था हैं जो 100 साल से पुरानी है और आज भी सफलता के साथ सहकारिता के सभी सिद्धांतों के अनुरूप चल रही है। और इसमें भारत ने जिस प्रकार से एक तीसरा विकल्प दुनिया के सामने सफलता के साथ रखा है, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा दुनिया भर के अर्थतंत्रों के बढ़ोतरी के विषय में होने वाली है। आमतौर पर आर्थिक विकास के बारे में दुनिया में 2 मॉडल बताए गए हैं। एक तो है कम्युनिस्ट मॉडल, जिसमें स्टेट द्वारा प्रोडक्शन होता है, और दूसरा है मार्केट मॉडल, जो मास प्रोडक्शन की बात करता है मगर कॉरपोरेट के द्वारा होता है। मार्केट मॉडल में कैपिटल केंद्र में होता है और कम्युनिस्ट मॉडल में पार्टी केंद्र में होती है। लेकिन एक तीसरा विकल्प भारत ने पूरी दुनिया के साथ सफलता के साथ रखा है, वो कोऑपरेटिव का मॉडल है, सहकारिता का मॉडल है। प्रोडक्शन बाय मासिस, प्रोडक्शन बाय पीपल, मास प्रोडक्शन बाय मासिस, ये सूत्र के साथ डेयरी क्षेत्र में भारत ने मानव केंद्रित मॉडल दुनिया में देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कोऑपरेटिव डेयरी और कॉरपोरेट डेयरी के बीच का अंतर भी मैं जरूर समझाना चाहता हूं। एक कॉरपोरेट डेयरी होती है तो वो दूध उत्पादन के जरिए कुछ कंपनी के शेयरधारकों और मालिकों के लिए अर्थ उपार्जन करती है और अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूट करती है। परंतु कोऑपरेटिव डेयरी है तो वो अनेक विविध डायमेंशन को छूते हुए देश के अर्थ विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। सबसे पहले कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबन को हम सिद्ध कर सकते हैं। छोटी से छोटे गांव के अंदर एक गरीब अनपढ़ महिला भी कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबी बनती है और सम्मान के साथ अपने पैर पर खड़ा होकर दुनिया के सामने खड़ी होती है। इसके साथ साथ कुपोषण के सामने जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी कोऑपरेटिव के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। मैं गुजरात से आता हूं, बनासकांठा, भरूच, कच्छ, अनेक जिलों में कोऑपरेटिव डेयरी ने
छोटे छोटे पाउचेस बनाकर बच्चों के कुपोषण के सामने लड़ने के लिए मीठा दूध में शक्कर डालकर उनके स्कूल में पहुंचाने का काम किया है, जिसके माध्यम से हम कुपोषण के सामने लड़ रहे हैं। कोऑपरेटिव डेयरी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को भी सिद्ध करती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, विदेश से आए हुए मित्रों को शायद मेरी बात सच न लगे, मगर मैंने हवाई चप्पल पहने हुई महिला को, जिनको अपनी सिग्नेचर करना भी नहीं आता, उसको 1,10,00,000 रुपए का चेक मेरे हाथ से दिया है। एक अनपढ़ महिला जो हवाई चप्पल पहनती है, वो मगरूरी के साथ चेहरे पर गर्व के भाव से इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री से 1,30,00,000 रुपए का चेक लेने के लिए मेरे सामने आई। बनासकांठा जिले की वो महिला थी। मित्रों, मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है, तो तुरंत उसने कहा, डेयरी न होती तो आज खेत में मजदूरी करते होते, डेयरी है तो बच्चा पढ़कर MBA कर रहा है, ये डेयरी की ही कृपा है, कोऑपरेटिव की कृपा है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से इस देश की करोड़ों महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम हुआ है। ग्रामीण विकास, मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात के हर जिले में अब कोऑपरेटिव बन गई है। चेक डैम बनाने हो, गांव को जोड़ने वाले हाईवे से रोड बनाने हो, गांव के अंदर अनेक प्रकार की सुविधाएं बनानी हो, अपने फंड से गांव की स्कूल का कमरा बनाना हो, ग्रामीण विकास के लिए कोऑपरेटिव डेयरी और कोऑपरेटिव सेक्टर ने जितना योगदान गुजरात में किया है, मैं यहां आए हुए सारे विदेश के मेहमानों को एक विनंती करना चाहता हूं। भारत सरकार, श्री रूपाला जी पूरी व्यवस्था करेंगे, हमारे गुजरात के कोऑपरेटिव मॉडल को दिखाइए, वो किस प्रकार से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाता है। मित्रों, डेयरी अगर कॉर्पोरेट डेयरी होती है तो वो प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। मगर डेयरी कोऑपरेटिव होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के किसानों का आह्वान किया है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए, और प्राकृतिक खेती की दिशा में भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। आज कोऑपरेटिव डेयरियों ने अपने पशुओं के माध्यम से, उनके गोबर से देश को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने का काम किया है। एक देसी इंडिजिनियस गाय, एक भारतीय मूल की गाय, देसी गाय 21 एकड़ में प्राकृतिक खेती करती है, उत्पादन भी बढ़ता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है, और इसके साथ साथ जमीन का भी संरक्षण और संवर्धन होता है। तो प्राकृतिक खेती भी कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से होती है, और जब आप प्राकृतिक खेती करते हो, प्राकृतिक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हो, तो पूरे देश के नागरिकों की हेल्थ की चिंता भी करोगे। मित्रों, मैं आज यहां जो डेयरी चलाने वाले हमारे कोऑपरेटिव के बहुत सारे नेता मुझे सामने दिखाई पड़ते हैं, इन सबको कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को डेयरी का प्राण बना दीजिए। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य भविष्य के भारत का निर्माण का है। हमारा लक्ष्य 130 करोड़ लोगों के हेल्थ को रिपेयर करना है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आएंगे वो समृद्धि लाएंगे। दुनिया भर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भारत के किसान के घर में समृद्धि लाएगी, भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ दुनिया भर के किसानों को भी हम रास्ता बताएंगे कि भारत की गाय ले जाइए, भारतीय मूल की गाय ले जाइए, एक गाय से 21 एकड़ खेती करिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से अपना स्वास्थ्य सुधारिए। मित्रों, प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद होता है उसके टेस्टिंग की देश में व्यवस्था नहीं है। मैं आज डेयरी के सारे कर्ता धर्ताओं के सामने आया हूं, तब कहना चाहता हूं
कि प्राकृतिक खेती को सर्टिफाइड करने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए और उनको विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए हम अलग अलग 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को विश्व के बाजार में बड़े दाम के साथ बेच कर आएगी। मित्रों, इसके टेस्टिंग की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भी बनाने जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट अमूल यहां सोडी बैठे हैं, अमूल बनाने जा रहा है और इस महीने के अंत तक ही, सितंबर के अंत तक ही इसका एक एक्सपोर्ट हाउस भी हम रजिस्टर कर रहे हैं, जो हर किसान के, डेयरी के और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के और बाकी सारे प्रोडक्ट को भी दुनिया के बाजार में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, आज मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। मैं सहकारिता से लगभग बहुत साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने पैक्स का भी चुनाव लड़ा है, मेरे गांव की डेयरी की कमेटी में भी मैं रहा हूं। गांव से लेकर एपेक्स तक और राष्ट्रीय संस्थाओं तक मैंने सहकारिता क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोऑपरेटिव के माध्यम से सम विकास का जो मंत्र, सम आर्थिक विकास का, समानता के साथ करोड़ों लोगों को आगे बढ़ाने का जो मंत्र है, वो और कोई मॉडल में नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि भारत की कोऑपरेटिव डेयरी ने विश्व की सबसे बेहतरीन आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन किया है। हर घर में अमूल का दूध आज सुबह पहुंच जाता है, मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अनेक इसके उत्पादन आज पहुंचे हैं। मित्रों, मैं विदेश के मेहमान भी आए हैं, उनको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अमूल भारत का एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव का, जिसको दुनिया के सभी देशों ने जानना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज पूरी दुनिया का विकास करता है और हम भारत के लोग मानते हैं सिर्फ भारत के विकास से कुछ नहीं होने वाला, पूरे विश्व के अंदर कोऑपरेटिव बढ़नी चाहिए। पूरे विश्व के डेवलपिंग कंट्री के अंदर गरीबों का जीवन स्तर ऊपर आना चाहिए, अनडेवलप्ड देशों के अंदर भी गरीबों का स्तर ऊपर आना चाहिए। 1946 में महान त्रिभुवनदास पटेल ने अमूल की स्थापना की। लगभग 15 गांवों की एक छोटी छोटी डेयरी बनाकर दूध उत्पादन के लिए उन्होंने प्रयास किया और 2020-21 में इसका ग्रुप टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। ये विकास जो है वो कोऑपरेटिव की सक्सेस स्टोरी को बयान करता है। लगभग 30 मिलियन लीटर दूध का प्रबंधन अमूल करता है और 36 लाख किसान, जिसमें से 22 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, ये 36 लाख किसान परिवार आज अमूल के कोऑपरेटिव के स्ट्रक्चर के अंदर जुड़े हैं। लगभग 18,565 गांव कक्षा की कोऑपरेटिव है, 18 डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव यूनिट है और उसके ऊपर उत्पादक संघ फेडरेशन अमूल काम कर रहा है। फेडरेशन के 87 डेयरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कुल दूध प्रबंधन की क्षमता 39 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। देखिए, 30 मिलियन लीटर दूध आता है और अमूल ने अभी से 39 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता को अचीव कर दिया है। इसका मतलब है ये 30 से 39 कुछ ही समय में अमूल पहुंचने वाला है। मित्रों, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 21% हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक डेयरी मानचिन्ह में बहुत आगे है और अमूल आज 40 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ एनडीडीबी की रचना के बाद अमूल मॉडल को समग्र देश के अंदर इसकी रिप्लिका बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया है और सफलता से अपने अपने राज्य में लागू भी किया है।
मदर डेयरी, विजय, सांची, वेरका, वीटा, सुधा, पराग, नंदिनी, लगभग कई अच्छे ब्रांड दूध प्रोडक्ट के आज भारत के अंदर बने हैं, जो भारत के लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी आर्थिक प्रगति में भी किसानों की आगे बढ़े हैं। और मित्रों, 27 राज्यों में इस प्रकार के डेयरी का फेडरेशन का निर्माण हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि हम आगे भी जाएंगे। मित्रों, लगभग अमूल पैटर्न से एक त्रिस्तरीय संरचना की निर्माण हुआ है। एक तो इससे डेयरी किसानों की सामूहिक नेगोशिएशन की शक्ति बढ़ गई है। आज किसान को अपने उत्पाद का भाव मिलता है। सीमांत किसानों के समूह को दूध का अच्छा भाव मिलने के साथ साथ वो बार्गेन भी कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को कम प्रॉफिट में सस्ती कीमतों पर दुग्ध उत्पादों की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से अमूल मॉडल ने कई सारे लक्ष्य एक साथ सिद्ध किए हैं। कोऑपरेटिव डेयरियों ने सिर्फ दूध के संकलन तक, उत्पादन तक अपने आप को सीमित नहीं रखा है। इसके साथ पशु चारा, चारा बीज, कृत्रिम गर्भधान और गोबर से खाद बनाने की प्रक्रिया, गोबर से गैस बनाने की प्रक्रिया और मोदी जी का गोबर बैंक के प्रयोग को भी कोऑपरेटिव सेक्टर आगे ले गया है। मैं विदेश से जो लोग यहां आए हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे गोबर बैंक के प्रयोग को आप जरूर समझिए। इसके अंदर समग्र विश्व के स्वास्थ्य का मूल चिंतन पड़ा हुआ है। इससे हम पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं। राज्य स्तरीय डेयरी की सहकारी समितियों द्वारा फार्म गेट की कीमतों ने बेंचमार्क मूल्य आज हमारी कोऑपरेटिव तय करती है, निजी डेयरियां नहीं कर पाती है। ये हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। भारत में डेयरी उद्योग का कोऑपरेटिव क्षेत्र में 360 डिग्री विकास हुआ है। कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा जिसको कोऑपरेटिव ने टच नहीं किया है। और लगभग जो टोटल इनकम होती है कोऑपरेटिव की, इसका 77%, मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपया अगर आता है तो 77% दूध उत्पाद करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इतना बड़ा रिटर्न कहीं पर नहीं मिल सकता, 77%। और मित्रों, लगभग पूरे विश्व में सबसे अधिक, और विकसित देशों में तो 40 से 45% से ज्यादा पैसा डेयरी क्षेत्र के किसान के हाथ में नहीं जाता है। पूरे विश्व में 40 से 45% जाता है, हमारे यहां 77% जाता है। ये हमारे सफलता का एक घोष वाक्य है। लगभग 1.8 करोड़ किसान लगभग 2 लाख गांवों में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से जुड़ चुके हैं। 1.8 करोड़ किसान आज कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी के साथ जुड़े हैं। अभी लगभग 2 लाख ग्रामीण डेयरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 24 के चुनाव के पहले और 2 लाख डेयरी हम बनाएंगे और इसको 1.25 गुना उत्पादन तक पहुंचाएंगे। मित्रों, ऑपरेशन फ्लड ने इस देश के कोऑपरेटिव के और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।